ओके। तो हम जो ये सही कह रही हैं आप आयशा, बजटिंग और कॉस्ट एस्टिमेशन का हम जब से स्टार्ट करने लगे हैं। बजटिंग क्या होती है? बजटिंग ये होती है कि हम कोई एस्टिमेट लगाते हैं, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हम उसका एस्टिमेट लगाते हैं कि इस पे हमारे कितने रिसोर्सेज यूज होंगे, और उसको हम बजट कहते हैं। और बजट बनाने का पर्पस क्या होता है? बनाने का पर्पस ये होता है कि ये एक स्टैंडर्ड के तौर पे ऑपरेट करता है कि जब हम एक्चुअल में काम स्टार्ट करते हैं और उस पे रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे होते हैं, तो ये बजट जो है एज अ स्टैंडर्ड काम करता है कि हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल विद दिस स्टैंडर्ड, और हम एस्टिमेट लेते हैं, और या हम एस्टिमेट लगाते हैं कि हम ऑन बजट हैं या हम ओवर बजट हो गए हैं, बजट से ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, या अभी हम बजट अंडर बजटेड हैं, एटसेट्रा। तो बजट बनाने का पर्पस ये होता है कि हम कोई एक स्टैंडर्ड सेट कर सकें जिसके साथ हम फ्यूचर में कंपैरिजन कर सकें जब हम एक्चुअल में रिसोर्सेज यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो अ बेस लाइन। बेस लाइन मीन्स जो बेस होती है जिसके साथ हम मैयर करते हैं डिफरेंट चीज़ों को। तो हम मैयर करते हैं बेसिकली एक्चुअल हम क्या खर्च कर रहे हैं और हमने प्लान क्या किया था, और उन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसको मैयर करने का पर्पस भी ये होता है कि हम कॉस्ट पे कंट्रोल रख सकें, और दूसरे रिसोर्सेज पे कंट्रोल रख सकें कि हम कहीं बहुत ज़्यादा यूटिलाइज ना कर रहे हों, जितना हमने और जो हमने प्लान किया था उसी के अकॉर्डिंग ही हम चलते रहें। और जो ये बजटिंग के प्रोसीजर्स होते हैं, it should must associate resources with the achievement of organizational goals। हमने स्टार्ट से ही बात करना शुरू की हुई है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसका पर्पस ही ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो ओवरऑल गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। तो बेसिकली बजट बनाते हुए भी हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हम रिसोर्सेज को इतनी एफिशिएंटली ही यूटिलाइज करें कि हम ऑर्गेनाइजेशन के जो ओवरऑल गोल्स हैं उनको अचीव करें, रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करें, एटसेट्रा। और इट इज अब बजट इज सिंपली द प्रोजेक्ट प्लान, या प्रोजेक्ट प्लान जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था उसी की एक और फॉर्म है। जो हमने पूरा प्रोजेक्ट प्लान लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, उसमें हमने एक्शन प्लान पढ़ा था और वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो वो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो कॉस्ट ब्रेकडाउन या कॉस्ट एस्टिमेशन या बजट बनाने का होता है, और वो भी प्रोजेक्ट प्लान का ही हिस्सा बनता है। अब एक बजट बनाने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहला काम, अब अगर मैं एस्टिमेट लगाना चाहती हूँ कि इस काम के लिए मुझे कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, तो उसके कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट करने के लिए मुझे किस तरह के रिसोर्सेज चाहिए, नंबर वन। फिर सेकंड नंबर पे मैं देखूंगी कि कितनी क्वांटिटी में ये रिसोर्सेज चाहिए, दिस इज स्टेप नंबर टू। एंड स्टेप नंबर थ्री इज किस टाइम पे चाहिए होंगे। किस टाइम पे चाहिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साल में कुछ टाइम ऐसे होते हैं जिस टाइम लेबर इजीली अवेलेबल नहीं होती, अगर कोई होती है तो उसके रेट्स हाई होते हैं, बट जबकि बाकी कुछ महीनों में लेबर इजीली अवेलेबल है। तो किस टाइम आपको कौन सा रिसोर्स चाहिए, कितनी क्वांटिटी पे चाहिए और किस टाइम पे चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एस्टि, एस्टिमेट लगाना। जब ये तीनों चीजें आपको पता होंगी तो उसके बाद ही आप उसकी कॉस्ट एस्टिमेशन कर सकते हैं कि इस पे आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, ताकि उसमें जो इन्फ्लेशन है उसको भी आप इंक्लूड करते हैं। फिर मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि बजट बना जब भी आप बजट बनाने के बारे में सोचते हैं तो उसके 4 इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि मुझे ये काम करने के लिए कौन से रिसोर्सेज चाहिए। स्टेप नंबर टू, कितनी क्वांटिटी में चाहिए। स्टेप नंबर थ्री, किस टाइम पे चाहिए। और फिर स्टेप नंबर फोर जो है वो उसकी प्राइस एस्टिमेशन है। और उसमें ये भी माइंड में रखना होता है कि अगर मैं 1 साल बाद का एस्टिमेट लगा रही हूँ तो उसमें कोई इन्फ्लेशन के चांसेस हैं या नहीं हैं, वो भी उसमें इंक्लूडेड होंगे। फिर 2 डिफरेंट मेथड्स हैं या स्ट्रेटजीज हैं जो बजटिंग के लिए यूज की जाती हैं। एक को हम टॉप डाउन बजटिंग कहते हैं और एक जो है वो बॉटम अप बजटिंग है। टॉप डाउन बजटिंग क्या है? ये एक मेथड है बजटिंग का, या ये एक स्ट्रेटजी है जो कि यूज की जाती है फॉर मेकिंग एस्टिमेट्स। और इसमें क्या होता है कि जो टॉप और मिडिल मैनेजमेंट होती है, जो कंपनी की टॉप और मिडिल मिडिल मैनेजमेंट है, पहले वो एस्टिमेट लगाती है कि अगर हम ये प्रोजेक्ट करेंगे
तो इस प्रोजेक्ट पे हमारे टोटल इतने पैसे लगेंगे। सबसे पहले ये काम टॉप मैनेजमेंट करती है या जो भी मिडल मैनेजमेंट होती है वो करती है। और वो अपना एस्टीमेट लगा के फिर जो उससे नीचे फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं या लाइन मैनेजर्स होते हैं, उनको वो डाटा देती है कि अब आप लोग अपना एस्टीमेट लगाएँ या आप लोग इस ओवरऑल जो अमाउंट हमने एंटिसिपेट की है उसको ब्रेक डाउन कर ले आपस में कि इतना परसेंट मेरा है, इतने परसेंट मेरा है और इतना परसेंट मेरा है। और जब लाइन मैनेजर्स अपना एस्टीमेट लगा देते हैं तो फिर वो नेक्स्ट लेवल पे भेज देते हैं वर्कर्स के दरमियान कि इतना बजट तुम्हारे पास है, इतना बजट तुम्हारे पास है, इतना बजट तुम्हारे पास है। तो इसको हम टॉप डाउन बजटिंग कहते हैं। अगर मैं कोई आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल देने की कोशिश करूं सपोज यूनिवर्सिटी के लिहाज से, तो अगर हमने अम, कोई भी एक काम करना है, सपोज पीएचडी प्रोग्राम लॉन्च करना है फॉर एग्जांपल किसी 2 डिपार्टमेंट्स में। तो पहले तो अगर वीसी साहब और जो भी हमारी सिंडिकेट जो टॉप मैनेजमेंट में टॉप मोस्ट मैनेजमेंट जो है उसमें सिंडिकेट आती है और फिर वीसी साहब आते हैं और फिर एचओडीज आते हैं। तो पहले वो एस्टिमेट लगाएंगे कि हमें इसके लिए टोटल कितना बजट चाहिए। एक ओवरऑल टोटल बजट वो एस्टिमेट लगाएंगे, उसके बाद वो सपोज 2 डिपार्टमेंट्स में पीएचडी प्रोग्राम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उन दोनों डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, इतना बजट तुम्हारा, इतना बजट तुम्हारा, इसका आगे खुद बजटिंग कर लो या एस्टिमेशंस खुद लगा लो कि किस काम पे कितना लगाना है। फिर एचओडीज अपने डिपार्टमेंट के लिहाज से खुद बजटिंग करेंगे और फिर वो टीचर्स को एलोकेट कर देंगे कि इतना बजट तुम यूज कर सकते हो, इतना बजट तुम यूज कर सकते हो। तो ये वाला जो मेथड है इसको हम टॉप डाउन बजटिंग कहते हैं। इसके अपने कुछ एडवांटेजेस हैं। अब जस्ट इमेजिन कि इसका क्या एडवांटेज होगा। इसका एक एडवांटेज तो सबसे पहला ये है कि ये बहुत एक्यूरेटली डेवलप हो जाते हैं। एक्यूरेटली डेवलप इसलिए होते हैं क्योंकि ये माना जाता है कि जो टॉप मैनेजमेंट या मिडिल मैनेजमेंट है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ज़्यादा नॉलेजेबल है, उसको पता होता है कि इस काम को करने में हमें कौन कौन से स्टेप्स लगेंगे, कौन कौन से रिसोर्सेज लगेंगे, और पहले वो उससे मिलते जुलते काम कर चुके होते हैं तो उनके पास ज़्यादा बेहतर आइडिया होता है। लिहाजा बजट्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर एस्टिमेट किए जा सकते हैं, ज़्यादा एक्यूरेटली एस्टिमेट किए जा सकते हैं। और स्टैटिस्टिकल और उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिटवीन डिपार्टमेंट्स या बिटवीन लोअर मैनेजमेंट, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है। और ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता इन अ सेंस कि अगर दूसरी अप्रोच हम यूज़ करते हैं बॉटम अप, जिसको मैं भी एक्सप्लेन करूँगी, तो वो ज़्यादा कॉस्टली है, जहाँ हम एक इंडिविजुअल हर हर इंडिविजुअल टास्क को कॉस्ट असाइन करने लगते हैं तो वो कॉस्ट अक्यूमुलेट होके बहुत ज़्यादा बन जाती है। बॉटम अप जो बजटिंग होती है वो ज़्यादा कॉस्टली होती है एज़ कम्पेयर टू टॉप डाउन बजटिंग। दूसरी जो है बॉटम अप बजटिंग ये एक सेकंड मेथड है, ये एक सेकंड स्ट्रेटजी है ऑफ मेकिंग बजट्स। तो इसमें ये होता है कि जो हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाया है, ये एक्शन प्लान बनाया है, उसमें जो एक्टिविटीज हमने आइडेंटिफाई की थी, हर एक्टिविटी को हम कॉस्ट और रिसोर्सेज असाइन करना शुरू कर देते हैं कि इसके लिए हमें ये रिसोर्स चाहिए और इस टाइम पे चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए, तो इस पे ही कॉस्ट लगेगी। तो जैसे जैसे हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में लेवल्स, पहले लेवल 6 को सपोज कॉस्ट असाइन करेंगे, फिर इसको अक्यूमुलेट करके लेवल 5 की कॉस्ट होगी, फिर उसको अक्यूमुलेट करके लेवल 4 की कॉस्ट होगी। लेवल्स आप लोगों ने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में पढ़े थे। तो अगर हम ये वाला मेथड यूज कर रहे हैं कि एक इंडिविजुअल एक्टिविटी से स्टार्ट किया और उसके बाद पूरे प्रोजेक्ट की बजटिंग की, तो इस मेथड को हम कहते हैं कि ये बॉटम अप बजटिंग है। जबकि दूसरे जो मेथड हमने शुरू किया था वो टॉप डाउन बजटिंग था। उसमें ये होता है बॉटम अप में कि जो वर्कर्स हैं जिन्होंने एक्चुअल में काम परफॉर्म करना है, पहले वो उसका एस्टिमेट लगाते हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट इन अ सेंस कि उनको ज़्यादा बेहतर आइडिया होता है कि इस काम पे हमारी एक्चुअल में कॉस्ट कितनी लगनी है। तो वो एक्यूरेट तो होता है और बहुत डिटेल्ड भी होता है, लेकिन ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। वो ज़्यादा हाई एस्टिमेट लगाते हैं एज कम्पेयर टू टॉप डाउन, क्योंकि जो टॉप डाउन बजटिंग है उसमें जो टॉप मैनेजमेंट है जिसके पास ज़्यादा बेहतर आइडिया है या ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंसेस हैं, तो वो ज़रा हाथ रोक के, जिसको कहते हैं कंजूसी से, बजट असाइन करते हैं या ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिकली देखते हैं कि इस काम पे इतने ज़्यादा पैसे और इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा,
2 लोगों की जगह एक बंदा भी ये काम कर सकता है एज़ कम्पेयर टू बॉटम अप बजटिंग। बॉटम अप बजटिंग में लोग ज़्यादा डिटेल से बजट बनाते हैं और ज़्यादा एक्सपेंसिव बनाते हैं। इसके भी अपने एडवांटेजेस हैं। बॉटम अप बजटिंग के एडवांटेजेस में वही है कि जो इंडिविजुअल्स जिन्होंने काम करना है, उनको ज़्यादा बेहतर आइडिया है कि कितने रिसोर्सेज हमें चाहिए और उन पे कितनी कॉस्ट आएगी। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि लोअर मैनेजमेंट या वर्कर्स जिन्होंने वो काम परफॉर्म करना है, वो खुद उसका एस्टिमेट लगाएंगे, तो उनको एक ज़रा सेंस ऑफ वो आती है ओनरशिप कि हमने खुद इस पे ये कॉस्ट एस्टिमेट की थी, तो और हमें इसको कंसीडर किया गया है, तो दैट मीन्स वी आर इम्पोर्टेंट एंड ज़रा अच्छी उनको एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है, ओनरशिप की सेंस आती है, तो वो प्रोजेक्ट को ज़रा अच्छा ऑन करते हैं। तो ये 2 मेथड्स हैं, बॉटम अप और टॉप डाउन। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो मेथड यूज़ होता है वो टॉप डाउन है, वो ज़्यादा कॉमन है। कहने को कहते हैं कि बॉटम अप बजट्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, लेकिन कोई भी कंपनी बॉटम अप बजट यूज़ नहीं करती। ये बहुत रेयर हैं। ज़्यादातर जो हैं वो बहुत कॉमन जो हैं वो टॉप डाउन बजटिंग ज़्यादा कॉमन है। क्यों कॉमन है? इसलिए कॉमन है, उसकी 3 रीज़न्स उन्होंने बताई हुई हैं कि क्यों टॉप डाउन बजटिंग ज़्यादा कॉमन है। तो उसकी रीज़न नंबर 1 है कि सीनियर मैनेजर्स को लगता है कि बॉटम अप प्रोसेस जो है वो ज़्यादा रिस्की है, रिस्की इन अ सेंस कि लोग ज़्यादा एस्टिमेट लगाएँगे हर हर चीज़ का, और उनको शायद इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा और बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। इस वजह से वो कोशिश करते हैं कि टॉप डाउन बजटिंग यूज़ करें। उनको लगता है कि दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि उन्हें ट्रस्ट नहीं होता अपने सबऑर्डिनेट्स पे। उन्हें लगता है कि वो ओवर एम्बिशियस हो जाएँगे या वो खामखा ज़्यादा रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स जो हैं ओवरस्टेट करके बताएँगे या ज़्यादा करके बताएँगे, या फिर वो रिलक्टेंट होते हैं कंट्रोल देने में। वो चाहते हैं कि कंट्रोल जो है वो हमारे पास रहें, टॉप मैनेजमेंट के पास रहें, किसी लोअर लेवल मैनेजर के पास ना चले जाएँ। एक्चुअली वो कहते हैं ना, जिसके पास पैसा होता है कंट्रोल भी उसी के पास होता है। तो टॉप मैनेजमेंट चाहती है कि कंट्रोल कंपनी का ओवरऑल और रिसोर्सेज़ का और बजट्स का उनके हाथ में रहे। तो इस वजह से ज़्यादातर बॉटम टॉप डाउन बजटिंग यूज़ होती है। बॉटम अप बजटिंग जो है वो बहुत रेयर है और कभी-कभी ही यूज़ होती है। एक्चुअली होता ये है कि अ, ये बजटिंग जो है ना, ये एक आइटरेटिव प्रोसेस होता है। आइटरेटिव मीन्स जो बार-बार चीज़ दोहराई जा सके, उसको हम आइटरेटिव प्रोसेस कहते हैं। अ, जो टॉप मैनेजमेंट है, पहले वो अपना एक एस्टीमेट लगा के और वर्कर्स लोअर मैनेजमेंट की तरफ भेजती है। लोअर मैनेजमेंट उसमें अपना एस्टीमेट लगा के टॉप पे भेजते हैं, फिर वो कुछ कट लगा के भेजते हैं। तो ये प्रोसेस बार-बार रिपीट होता जाता है अंटिल कि किसी एक बजट पे दोनों पार्टीज़ जो हैं वो एग्री हो जाएँ, टॉप मैनेजमेंट भी उस पे एग्री हो जाए और जो हमारी लोअर मैनेजमेंट है वो भी उससे एग्री हो जाए कि हाँ, ये काम इस इतनी अमाउंट या इतने रिसोर्सेज में हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क एलिमेंट कॉस्टिंग। फिर पहले वाली जो हमने 2 मेथड्स पढ़े हैं बजटिंग के, टॉप डाउन बजटिंग या बॉटम अप बजटिंग, वो बजटिंग करने की स्ट्रेटजीज हैं कि कौन करता है, कौन वे क्या है उसका बजटिंग का ना। अब हम 2 मेथड्स पढ़ेंगे कॉस्टिंग के, कॉस्ट असाइन करने के 2 मेथड्स हैं। एक वर्क एलिमेंट मेथड है और दूसरा कैटेगरी बेस्ड मेथड है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। वर्क एलिमेंट मेथड जो है कॉस्टिंग का, वो ये कहता है कि चाहे आप टॉप डाउन बजटिंग में यूज कर रहे हो या बॉटम अप बजटिंग यूज कर रहे हो, बजटिंग कोई भी कर रहा हो, टॉप मैनेजमेंट कर रही हो या लोअर लेवल एम्प्लॉयज कर रहे हो, तरीका ये है कि आप हर एक एक एक्टिविटी को लेके और उसको कैलकुलेट करें कि इसके लिए हमें कितने मैन आवर्स चाहिए, मशीनरी कितनी देर के लिए चाहिए, लेबर आवर्स कितने चाहिए, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या इस पे हो लगेगी। एक एक वर्क एलिमेंट या एक एक वर्क पैकेज या एक एक एक्टिविटी को लेके उसको कॉस्ट असाइन करें। अब ये कॉस्ट असाइन करने वाला बंदा कोई भी हो सकता है। टॉप मैनेजमेंट अगर पहले कर रही है तो हम कहेंगे टॉप डाउन बजटिंग हो रही है, लेकिन अगर लोअर मैनेजर्स पहले कर रहे हैं और उन्होंने टॉप मैनेजमेंट को बताना है कि इस पे इतनी कॉस्ट लगेगी, तो हम कहेंगे बॉटम अप है। वो एक सेपरेट चीज है। ये कॉस्टिंग या प्राइसिंग जो है ये एक सेपरेट चीज है। सेपरेट चीज इन सेंस कि इसमें हमने एक्चुअल में कॉस्ट कैलकुलेट करके बतानी है
और कॉस्ट कैलकुलेट करने का मेथड ये है कि आप जो एक्टिविटीज आपने डिवाइड की थी इन वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, उसको एक एक एक्टिविटी को लेंगे और उनको रिसोर्सेज असाइन करेंगे। अब रिसोर्सेज असाइन करेंगे, रिसोर्सेज में मशीनरी आती है, लेबर आती है और दूसरे ओवरहेड चार्जेस आते हैं। तो जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो उसमें रिसोर्सेज की कॉस्ट इंक्लूडेड होती है और मशीनरी की इंक्लूडेड होती है। और जो ओवरहेड है वो आपने पहले पढ़े हुए हैं कि वो सम परसेंटेज के तौर पे अप्लाई किए जाते हैं। ओवरहेड में जैसे बिजली का बिल, गैस का बिल या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव की तनख्वाहें, इस तरह की जो चीजें हैं ना, वो ओवरहेड्स के तौर पे कहलाती हैं। तो जब भी हम प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग करने लगते हैं बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ वर्क एलिमेंट कॉस्टिंग, तो इसमें थ्री हेडिंग्स होती हैं, यूं कह लें। एक जो है वो मटेरियल की कॉस्ट होती है जिसको हम डायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं। एक टाइप की कॉस्ट उसमें ओवरहेड की कॉस्ट है, और थर्ड टाइप की कॉस्ट, ये थर्ड, उसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होते हैं। अब जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में बाकी सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं जो बेसिकली प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं बनते। मतलब प्रोजेक्ट में जो हम सपोज प्रोडक्ट बनाइए उस प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं होते, लेकिन ओवरऑल कंपनी को चलाने के लिए यूज हो रहे होते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं कि सपोज एक फर्नीचर एक बेड बनाने का प्रोजेक्ट मिला है किसी को, तो उसमें लेबर होगी जो वो बेड बना रही होगी, और मटेरियल होगा जो उस बेड में यूटिलाइज हो रहा होगा, तो वो सारे जो है डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएगी। अब उसके अलावा सपोज उस कमरे में जो लाइटें जल रही हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, वो ओवरहेड चार्जेस में आ जाएगा। और उसके अलावा अगर कोई एक आपने, एक तो वो बंदा है जो बेड बना रहा है, उसके अलावा अगर आपने कोई एक वर्कर और रखा हुआ है जो बाहर से चाय पानी ला के दे रहा है, तो उसकी पे को हम जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में ऐड करते हैं। उसके बाद ये सेकंड जो टाइप है वो तो कैटेगरी बेस्ड कॉस्टिंग है, लेकिन उसमें हम बाद में जाएंगे। ये पहले मैं जो आइटरेटिव बजटिंग प्रोसेस की बात करी थी, ये उस पे आगे हैं कि मैंने ये कहा था कि जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स, जो टॉप मैनेजमेंट एस्टिमेट लगाती है, अगर आप उसको कोई एक सिंबल असाइन कर लें, सपोज कैपिटल आर कह लें, और जो बॉटम लेवल के या लोअर लेवल के मैनेजर्स हैं उन्होंने जो एस्टिमेट लगाया है, सपोज उसको स्मॉल आर कहते हैं, तो आप देखेंगे कि एस्टिमेट्स मेड बाय द टॉप मैनेजमेंट आर ऑलवेज स्मॉलर और लेसर देन द एस्टिमेट्स मेड बाय द लोअर लेवल मैनेजर्स। ये बात मैंने पहले भी की है, जो मैंने कहा है कि बॉटम अप बजटिंग जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, उसमें हाई एस्टिमेट्स होते हैं एज कम्पेयर टू जब हम टॉप डाउन बजटिंग करते हैं। और इसी तरह जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सम टाइम बहुत कम ही ऐसा होता है कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स और जो हमने एस्टिमेट्स लगाए हुए होते हैं वो दोनों इक्वल नहीं होते, या डिफरेंट होते हैं। तो खैर अभी मैं ये बात करी थी कि जो टॉप मैनेजमेंट ने एस्टिमेट लगाया होता है वो कम होता है, और जो बॉटम या लोअर लेवल मैनेजर ने एस्टिमेट लगाया होता है वो ज्यादा लगाया होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसकी थ्री रीजन उन्होंने बताई हुई है। सबसे पहला तो ये कि टॉप मैनेजमेंट जितना ज्यादा कोई हिरारकी में ऊपर जाता जाता है, मैनेजमेंट लेवल्स में ऊपर जाता जाता है या टॉप मैनेजमेंट की तरफ मूव करता जाता है, उसको लगता है कि ये जो काम है जो जिसके लिए बजटिंग हो रही है वो आसान है, वो तेजी से हो सकता है और वो जल्दी हो सकता है। वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने। तो जो दूर बैठा होता है, टॉप पोजीशंस पे होता है, उसको लगता है कि जो जिस काम के लिए बजटिंग हो रही है ये तो बड़ा सादा सा आसान सा काम है, उसमें कोई मसला नहीं है। या फिर इसकी दूसरी रीजन जो है वो ये है कि जो सुपीरियर है या जो टॉप मैनेजमेंट पे है वो जानबूझ के कम कॉस्ट लगाता है या कम एस्टिमेट लगाता है, क्योंकि उसने डिफेंड करना होता है प्रोजेक्ट को अपने मजीद सिंडिकेट के सामने कि हमने ये प्रोजेक्ट करना है, इस पे इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं आएगी, हम इसको कम कॉस्ट में कर लेंगे, आप बस इस बजट को अप्रूव कर लें। हालांकि टॉप मैनेजमेंट को भी समटाइम्स पता होता है कि इस बजट में ये काम नहीं हो सकता, लेकिन जानबूझ के वो एस्टिमेट्स जो हैं वो स्मॉलर करते हैं।
या फिर एक और रीज़न जो है वो ये भी हो सकती है कि जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं या जो लोअर मैनेजमेंट जिसको हमने कहा, ये सबसे जो वर्कर्स हैं जो वो एस्टिमेट लगाते हैं, तो वो मर्फीज लॉ को इंक्लूड करते हैं। अब मर्फीज लॉ जो है वो क्या चीज़ है? मर्फीज लॉ जो है वो एक लॉ है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज होता है। ये लॉ ये कहता है कि इफ समथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल गो रॉन्ग। अगर आपको डर है ना कि किसी काम आपने कोई काम शुरू किया है और उसमें कुछ गलत हो जाएगा, तो वो लाजमी गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो वर्कर्स हैं या जो लोअर मैनेजर्स हैं वो इस मर्फीज लॉ को ज़रूर ज़हन में रखते हैं और इसके अकॉर्डिंग को थोड़ी बहुत अपने लिए एक्स्ट्रा कुशन या एक्स्ट्रा बजट रखते हैं कि अगर कुछ गलत हो गया तो हमारे पास कोई सेफ साइड हो, बजट हमारे पास मौजूद हो, हम उस काम को सुधार सकें। फिर उसके बाद अब जब एक एस्टिमेट जो है टॉप मैनेजमेंट ने लगा लिया, एक एस्टिमेट जो है वो लोअर लेवल वर्कर्स ने लगा लिया और दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो उसको किसी तरह निगोशिएट करना होता है। उसको निगोशिएट करने के लिए अगेन बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं टॉप मैनेजमेंट में और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है या जो वर्कर्स हैं या जो सब ऑर्डिनेट्स हैं, उनके दरमियान एक मीटिंग्स रखी जाती हैं बहुत ज़्यादा। और उसको करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले जो सुपीरियर है या जो बॉस है, वो सबऑर्डिनेट से पूछता है कि अगर तुमने इसको इतनी ज़्यादा कॉस्ट लगाई है, ये इतना ज़्यादा एस्टिमेट लगाया है, तो तुम्हें क्यों लगता है कि इस पे इतनी ज़्यादा कॉस्ट आएगी? तो उसे खुद को डिफेंड करना होता है या अपनी एस्टिमेटेड कॉस्ट को डिफेंड करना होता है कि अगर मैंने एस्टिमेट लगाया है कि इस काम पे इतने ज़्यादा पैसे लगेंगे तो क्यों लगाया है? उसको समझाना होता है या एजुकेट करना होता है अपने बॉस को कि किस वजह से मैंने इतनी ज़्यादा इस पे कॉस्ट दी है या इसको इतनी ज़्यादा एस्टिमेट क्यों लगाया है। तो जब वो एजुकेट कर लेता है तो सम टाइम बॉस मान जाता है कि हाँ सही कह रही हो, इस पे वाकई ज़्यादा कॉस्ट लगनी थी, तो वो अपनी कॉस्ट को एस्टिमेट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। स्टेप नंबर 2 है कि फिर उसके बाद बॉस जो है वो थोड़ा सा मिन्नत तरला करता है सबऑर्डिनेट का कि नहीं नहीं इस काम को पे तुम थोड़ा सा सरेंडर कर लो, कुछ थोड़ी सी कॉस्ट तुम कम कर लो, इस काम को तुम इस तरीके से नहीं इस तरीके से कर लेना। और वो किसी हद तक अपनी तरफ से बजट थोड़ा सा कम करवाने की कोशिश करते हैं। मैं क्या आपको समझाना चाह रही हूँ कि टॉप मैनेजमेंट जो है वो चाहती है कि कम बजट एस्टिमेट हो, जो लोअर मैनेजमेंट है वो ज़्यादा एस्टिमेट लगा रही है, तो अब दोनों ने किसी एक चीज़ पे एग्री तो होना है। तो एग्री करने का तरीका ये है कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो पहले लोअर मैनेजमेंट से पूछे कि तुमने क्यों ज़्यादा एस्टिमेट लगाया है। लोअर मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट को कन्विंस करने की कोशिश करे, फिर किसी हद तक वो कन्विंस होके थोड़ा सा एस्टिमेट ज़्यादा कर लेगी। फिर टॉप मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट को कन्विंस करेगी कि अब तुम अपना एस्टिमेट थोड़ा सा कम करो, थोड़ा सा हम ऊपर आए हैं, थोड़ा सा तुम नीचे आओ, जिससे निगोशिएशन या बार्गेनिंग हो रही होती है। और ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इस पे बड़ा टाइम लगता है किसी एक बजट पे एग्री होने पे, जिस पे टॉप मैनेजमेंट भी एग्री हो और जो हमारे लोअर लेवल वर्कर्स हैं वो भी उस पे एग्री हो जाए और उस डिफरेंस को कम करने में अच्छा खासा टाइम और मेहनत जो है वो लग रही होती है। फिर उसके बाद जब दोनों ने अपनी अपनी एक्सट्रीम्स पे आ गए, जो लोअर लेवल वर्कर्स हैं उन्होंने भी कहा कि नहीं जी ये काम तो हमने अगर ऐसे करना है तो इस पे इतने पैसे लगने ही लगने हैं, और टॉप मैनेजमेंट भी अब मजीद पैसे कम करने को तैयार नहीं है, तो फिर उसका कोई और हल ढूंढते हैं, काम करने का कोई और तरीका ढूंढते हैं। फिर टॉप मैनेजमेंट उनको कोई और इस तरह की फैसिलिटी दे सकती है कि सपोज कोई एक अच्छा तुम्हें पैकिंग करनी है, पैकिंग पे तुम्हें 1 महीना लग रहा है, तो पैकेजिंग के लिए हम तुम्हें मशीन दे देते हैं, वो तुम्हें 1 महीने का काम 10 दिन में करके दे देगी, तो वो वाली कॉस्ट कम हो जाएगी। तो किसी न्यू टेक्नोलॉजी को ढूंढने की कोशिश की जाती है जिसकी वजह से कॉस्ट कम हो जाए, जो लोअर मैनेजमेंट या वर्कर्स ने ज़्यादा एस्टिमेट की हुई होती है। तो ये एक आइटरेटिव प्रोसेस और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और के बजट को क्रिएट करना, बजट को एस्टिमेट करना और उनके एस्टिमेट्स के दरमियान जो डिफरेंसेस थे उनको कम करना, ये एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जो दूसरा मेथड यूज होता है वो है कैटेगरी और एक्टिविटी बजटिंग या प्रोग्राम बजटिंग। ओके, जो कैटेगरी और एक्टिविटी बजटिंग है इसमें यूं किया जाता था कि
अ, हर एक्टिविटी को ये कॉस्ट असाइन की जाती थी और वो कॉस्ट एस्टिमेट होके किसी एक डिपार्टमेंट को असाइन हो जाती थी और फिर वो डिपार्टमेंट सारे डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट मिला के बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट बनती थी। इसको एग्जांपल मैं यूँ दूंगी कि सपोज एक्टिविटी आप रख लें फोन कॉल्स, कि ये फोन कॉल्स का बिल है। तो ये फोन कॉल्स करना एक एक्टिविटी है। उसके लिए बजट बनाया जाता है कि इस महीने अप्रोक्सीमेटली इतने की फोन कॉल्स होंगी। तो पहले एक एक्टिविटी की बजटिंग की जाती है। फिर सपोज हमारे बीबीए डिपार्टमेंट के ऑफिसेज में इतने टेलीफोन्स हैं, तो एक टेलीफोन पे इतनी कॉल्स होंगी। तो ओवरऑल एक कैटेगरी, एक डिपार्टमेंट में कितनी कॉल्स होंगी उसको बजट असाइन किया जाता है। और फिर बीबीए डिपार्टमेंट प्लस इंग्लिश डिपार्टमेंट की फोन कॉल्स का बजट। तो बेसिकली एक एक्टिविटी या एक कैटेगरी को बजट असाइन किया जाता है। वो कैटेगरी बाद में डिपार्टमेंट वाइज इकट्ठे होके डिपार्टमेंट वाइज बजट बनता है। और फिर डिपार्टमेंट वाइज बजट जो है वो एग्रीगेट होके या क्यूमुलेट होके या इकट्ठा होके पूरी ऑर्गेनाइजेशन का बजट बनता है। लेकिन ये बजटिंग जो है ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होती थी, या ट्रेडिशनल मेथड ऑफ बजटिंग है। जब ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा प्रोजेक्ट ओरिएंटेड हो गई हैं या प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गई हैं, तो अब बजटिंग जो है वो डिफरेंट तरीके से होती है, क्योंकि बजटिंग जो है वो अब प्रोजेक्ट बेस्ड हो गई है। तो प्रोजेक्ट बेस्ड बजटिंग होने के लिए आपको लास्ट चैप्टर में हमने कहा था, या पहले भी पढ़ा हुआ है, कि प्रोग्राम जो है वो एक लार्जर चीज है। एक प्रोग्राम में सब में प्रोजेक्ट्स होते हैं, और प्रोजेक्ट्स में सब प्रोजेक्ट्स होते हैं, सब प्रोजेक्ट्स में वर्क पैकेजेस होते हैं, वर्क पैकेजेस में एक्टिविटीज होती हैं। तो पहले एक्टिविटीज की कॉस्टिंग की जाती है, फिर एक्टिविटीज को इकट्ठा करके वर्क पैकेजेस की कॉस्टिंग की जाती है। वर्क पैकेजेस को इकट्ठे करके सब प्रोजेक्ट्स की टोटल कॉस्ट निकाली जाती है, फिर प्रोजेक्ट्स की टोटल कॉस्ट निकाली जाती है। और फिर उसका पर्पज ओवरऑल जो है पूरे प्रोग्राम की कॉस्ट निकालना होता है। एक साइड पे ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्टिंग है, जिसको कैटेगरी या एक्टिविटी बजटिंग या कॉस्टिंग कहते हैं। और वर्सेस दूसरी साइड पे प्रोग्राम की बजटिंग है, जिसमें हम प्रोजेक्ट्स की बेस पे बजटिंग करते हैं। और प्रोजेक्ट की बेस पे कैसे बजटिंग करते हैं, हम प्रोजेक्ट के लोअर लेवल से स्टार्ट होते हैं, हम उसके वर्क पैकेज और एक्टिविटीज से स्टार्ट होते हैं, और फिर सब प्रोजेक्ट्स को बजट असाइन करते हैं, प्रोजेक्ट्स को बजट असाइन करते हैं, और फिर ओवरऑल पूरे प्रोग्राम को बजट असाइन करते हैं। अ, ये आई थिंक सारा कुछ इसमें इंक्लूड हो गया है। ओके, ये उन्होंने कोई एक दो एग्जांपल्स दी हुई हैं कि ये प्रोजेक्ट की बजट है बाय टास्क एंड मंथ। तो ये टास्क है, सपोज टास्क नंबर ए, और उसके लिए इतना एस्टिमेट है, लेकिन इस एस्टिमेट्स में ये मंथ वन में यूज होगा और ये सेकंड मंथ में यूज होगा। दिस इज प्रोग्राम बजटिंग। फिर जो नेक्स्ट, ये हमारा फर्स्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है, विच वाज अबाउट कॉस्ट एस्टिमेशन और बजटिंग। हमने इसमें पहले टॉप डाउन और बॉटम अप बजटिंग मेथड्स पढ़े। फिर हमने इसमें वर्क पैकेज बजटिंग पढ़ी। फिर हमने ये पढ़ा कि उन दोनों में डिफरेंस होता है, टॉप डाउन और बॉटम अप में। तो उस डिफरेंस को खत्म करने के लिए आइटरेटिव प्रोसेस चलाया जाता है। वो आइटरेटिव प्रोसेस क्या होता है वो पढ़ा। फिर हमने ये पढ़ा कि कैटेगरी और एक्टिविटी बजटिंग और प्रोग्राम बजटिंग में क्या डिफरेंस है वो पढ़ा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है इस कॉस्ट एस्टिमेशन के प्रोसेस को हम बेहतर से बेहतर किस तरह से बता सकते हैं। लेकिन ये इस टाइम मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है, मैं आपको दोबारा से लिंक शेयर करती हूँ और फिर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।